नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचने का आग्रह किया। श्री मोदी आज गुजरात में करीब 8,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में मोरबी पुल दुर्घटना मामले की निगरानी करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए कहा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू। असम के मुख्यमंत्री ने उग्रवादी संगठन उल्फा से एक विकसित और समृद्ध असम के लिए शांति वार्ता की अपील की। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। और ब्रिस्बेन में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच मैच जारी। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं नीलम मलकानिया। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है, लेकिन देश को तोड़ने और विभाजित करने की कोशिशें आज तक चल रही हैं। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी हमें तोड़ने की हर कोशिश करती हैं। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते, प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं, ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। एक हिंदुस्तानी के रूप में हमें एकजुट रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है। यही नए भारत की ताकत है। एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और 5 राज्य पुलिस बलों के दस्तों ने हिस्सा लिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुलिस खेल पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। मोरबी पुल दुर्घटना के कारण इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने आरंभ कार्यक्रम का चौथा चरण पूरा करने वाले 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज राष्ट्रपति भवन परिसर में अधिकारियों के साथ उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने आज सवेरे नई दिल्ली में पटेल चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृहमंत्री अमित शाह ने आज सवेरे नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें करीब 8,000 लोगों ने हिस्सा लिया। श्री अमित शाह ने कहा कि हम सरदार पटेल को भारत के भविष्य में योगदान के लिए याद करते हैं। यह दौड़ जहां से शुरू हो रही है, देश में हजारों जगह पे इसी प्रकार की दौड़, संकल्प लेने की दौड़, सरदार के रास्ते पर चलने का संकल्प लेने की दौड़ होने वाली। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज सरदार साल की कल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश संकल्पवान हुआ है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि भारत को एकजुट करने का प्रयास सरदार पटेल ने कर दिखाया।
550 से ज्यादा रियासतें, हर राजा अपनी अपनी रियासत चलाएगा, भारत एकजुट कैसे हो पाएगा? आज एक परिवार के 5 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, तो 550 से ज्यादा रियासतों को बहुत कम समय में एक सूत्र में पिरो देना और आधुनिक भारत की नींव रखना, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हो, या फिर इन 553 रियासतों के विलय करने से हो, ये किसी ने करके दिखाया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था। हैदराबाद में आज विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों सहित सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने सुबह एकता दौड़ में भाग लिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दौड़ को रवाना किया। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लोग हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के सराहनीय प्रयासों के लिए तत्कालीन गृह मंत्री को हमेशा याद करेंगे। हैदराबाद स्टेट को जो उसका आजाद मिलकर 75 में आए, आज तेलंगाना में जितने भी जिला है, हैदराबाद लिबरेशन डे के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आकर तिरंगा खुद ले रहे थे। उस दिन पर हैदराबाद लिबरेशन के नाम पर भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सरदार पटेल जी के लिए हैदराबाद हो, तेलंगाना, निजाम के दक्कन स्टेट हो, हमको सब कुछ हमारा जान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्राण है। हमारे को आजाद लाने में, इस धरती पर तिरंगा लाने में सरदार पटेल जी का रोल बहुत बड़ा था। इसके लिए हम सरदार पटेल जी को कभी नहीं भूलते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। मुंबई में नेहरू युवा केंद्र, मुंबई विश्वविद्यालय और डाक विभाग के मुंबई मंडल ने इस दौड़ का आयोजन किया। मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव जलोटा ने अपने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। पूरे राज्य में विभिन्न संगठनों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया जा रहा है। आकाशवाणी से आज सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष ये व्याख्यान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सक्षम भारत सशक्त भारत विषय पर दिया है। इसे रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो सहित आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार रात 10 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। आज एक अन्य कार्यक्रम सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के शिल्पी शाम 4:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.2. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे के दौरान आज बनासकांठा जिले के थराड़ में 8,000 करोड़ रुपए लागत वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कसारा से दंतेवाड़ा नर्मदा नहर पाइपलाइन परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के असरवा में 2,900 करोड़ रुपए लागत वाली 2 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 300 किलोमीटर लंबा असरवा हिम्मतनगर उदयपुर रेल मार्ग और 58 किलोमीटर लंबा
लूनीधर जेतलसर रेलमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री भावनगर, जेतलसर और असरवा से उदयपुर के बीच चलने वाली नई रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। गुजरात में मोरबी में कल शाम मच्छू नदी पर बना झूलता पुल ढह जाने के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्य अंतिम चरण में हैं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया कि इस हादसे में 132 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग लापता हैं। उन्होंने बताया कि कल रात से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, वायुसेना, थल सेना और नौसेना सहित विभिन्न सुरक्षा संगठन बचाव कार्यों में लगे हैं और जल्द ही राहत कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद है। मोरबी बी डिवीजन पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हादसे के दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। श्री सिंघवी ने बताया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मोरबी पुल दुर्घटना मामले की निगरानी करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए कहा। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशासन को घायलों के तुरंत उपचार के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से इस वर्ष 4 विशेष अभियानों को सम्मानित करने का फैसला किया गया है। इन पदकों की शुरुआत 2018 में देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की योजना बनाने और विशेष महत्व के लिए किए गए कार्यों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। ये पदक आतंकवाद का सामना करने, सीमा पर कार्रवाई, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तथा बचाव कार्यों में किए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। हर वर्ष 31 अक्टूबर को इन पदकों की घोषणा की जाती है। आमतौर पर एक वर्ष में पदक के लिए 3 विशेष अभियानों पर विचार किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए 5 विशेष अभियानों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचने का आग्रह किया। श्री मोदी आज गुजरात में करीब 8,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में मोरबी पुल दुर्घटना मामले की निगरानी करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए कहा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू। असम के मुख्यमंत्री ने उग्रवादी संगठन उल्फा से एक विकसित और समृद्ध असम के लिए शांति वार्ता की अपील की। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। और ब्रिस्बेन में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच मैच जारी। नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 4 दिवसीय सम्मेलन नौसेना कमांडरों को संस्थागत फोरम के माध्यम से सैन्य सामरिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करने का मंच प्रदान करता है। हिंद महासागर क्षेत्र और विश्व के अन्य भागों में तेजी से बढ़ रही सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण इस सम्मेलन का अपना विशेष महत्व है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने वाले 6 गुटों के 318 उग्रवादियों को आज गुवाहाटी में 1.5 लाख रुपए के चेक सौंपे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में
उन्होंने उग्रवादी संगठन उल्फा से भी अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य सरकार की शांति पहल में शामिल हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के 24 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटाया जा चुका है और जल्द ही शेष स्थानों में भी इसे हटा लिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुमराह युवकों को सही मार्ग दिखा रही है और उम्मीद है कि वे मजबूत असम बनाने की दिशा में पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ सहयोग करेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने आज नई दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका विषय है चुनाव प्रबंधन संस्थाओं की भूमिका, प्रारूप और क्षमता। अपने मुख्य संबोधन में श्री राजीव कुमार ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और प्रलोभन रहित चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि समावेशी चुनावों में असमानता को भी शामिल करना और विशेषकर महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और युवा मतदाताओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2021 में आयोजित लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के सुझावों के अनुरूप किया है। अमरीकी प्रतिनिधि सुश्री एलिजाबेथ जोन्स ने कहा कि भारत के साथ उनके देश की भागीदारी मजबूत होती जा रही है और दोनों देश विश्व में शांति, सुरक्षा और समृद्धि लाने के समक्ष चुनौतियों का सामना करने में सहयोग बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना में मुनुगोडे विधानसभा सीट पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव प्राधिकरण पूरी तरह से तैयार है। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने बताया कि मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। We are in the final stages of preparation for Munugodu by-election in Telangana state. All preparations are almost finalized. All the voter list is ready. The EVMs are prepared. The trainings have been given to the polling parties. Randomization has been done. More than 3,400 state police has been deployed to maintain law and order there. Similarly, Election Commission has deployed 15 central police companies. We are fully geared up to take action on any model code of conduct violations. We are also taking up a lot of voter education program to educate voters in ethical voting, not to be tempted by any candidate. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने देश में खाद्य तेलों की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से जीएम सरसों की उन्नत किस्म के महत्व पर बातचीत में उन्होंने खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की भूमिका का उल्लेख किया। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि महामारी के बाद खाद्य तेलों के आयात पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 2 करोड़ 50 लाख टन खाद्य तेलों की मांग है, जबकि उत्पादन 1 करोड़ टन ही हो रहा है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि सरकार ने खाद्य तेलों के आयात की निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में प्रौद्योगिकी और हाइब्रिड बीज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड करा सोना। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे बासपुरा बंगला क्षेत्र में ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इस सिलसिले में रविवार को 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग प्रतिबंधित आतंकी गुट के लिए काम कर रहे थे। इस वर्ष ये चौथी बार है जब जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हथियार गिराए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जम्मू और पंजाब के सेक्टरों में हथियार गिराए जाने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। सीमा सुरक्षा बल ने कई बार ऐसे प्रयासों को नाकाम किया है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 25,400 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय 18,317 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.78% है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के 5 शहरों से 3 नई उड़ानें शुरू की गई हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन उड़ानों का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के अंतर्गत इम्फाल और आइजोल के बीच विमान सेवा सप्ताह में 5 बार संचालित की जाएगी, जबकि शिलंग और लीलाबाड़ी के बीच सप्ताह में 4 दिन उड़ान संचालित होगी। लीलाबाड़ी और जीरो के बीच भी सप्ताह में 2 दिन उड़ान भरी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ काम करने के उत्सुक हैं। ईरान में कल देश भर के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। मीडिया खबरों के अनुसार सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। सड़कों पर विरोध बंद करने की सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनियों के बावजूद कल समूचे ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए गए। इस विरोध आंदोलन में विद्यार्थी विशेष रूप से सक्रिय हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि अभी तक 14,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 253 विद्यार्थी हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनकी समाधि शक्ति स्थल पर श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि दी। वर्ष 1984 में आज ही के दिन राजधानी में उनके सुरक्षा गार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से अगले महीने की 6 तारीख तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस वर्ष का विषय है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आयोग 3 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है प्रख्यात संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन को। जन्म 1 अक्टूबर 1906 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कोमिल्ला में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। सचिन दा की प्रारंभिक शिक्षा अगरतला के कुमार बोर्डिंग स्कूल में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद इन्होंने शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, मुरली वादन और पाश्चात्य संगीत की शिक्षा ली। उनकी ये संगीत साधना उनके गीतों में साफ दिखाई देती है। सचिन दा ने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया। 1932 में उनका पहला गाना खमाज रिलीज हुआ। बांग्ला फिल्मों में नाम कमाने के बाद 1944 में वो कलकत्ता से बम्बई आ गए। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया था। उनके संगीतबद्ध किए बंदनी, सुजाता, टैक्सी ड्राइवर और गाइड फिल्मों के गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। 1954 और 1973 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और 1970 में फिल्म आराधना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दुनिया भर को अपने संगीत के सुरों में वश में करने वाले सचिन देव बर्मन स्वयं मौत के सामने बेबस हो गए और 69 साल की उम्र में 31 अक्टूबर 1975 को उनका देहांत
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में लोक आस्था का पर्व छठ आज सवेरे उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। अमेरिका में छठ महापर्व आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया, एरिजोना, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना और वाशिंगटन डीसी सहित पूरे अमेरिका के कई राज्यों में छठ पर्व पर उत्साह देखा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर से पुणे की यात्रा अब 8 घंटे में हो सकेगी। उन्होंने बताया कि नागपुर से पुणे जाने वाले यात्रियों की असुविधा को देखते हुए नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग को नए प्रस्तावित पुणे छत्रपति संभाजीनगर एक्सेस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेस वे से छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से जोड़ा जाएगा। ट्विटर अपनी सत्यापन प्रक्रिया में संशोधन करेगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समूची सत्यापन प्रक्रिया में शीघ्र ही संशोधन किया जा रहा है। ट्विटर खाताधारक की पहचान की जांच करने वाले ब्लू चेक के लिए प्रभार लगाने पर विचार कर रही है। एलन मस्क ने इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं किया है और ये योजना निरस्त की जा सकती है, लेकिन कंपनी के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया ट्विटर ब्लू का हिस्सा बन सकती है। पहले शुल्क सेवा के प्लेटफॉर्म के रूप में ट्विटर ब्लू पिछले वर्ष शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने देश के स्कूलों में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2020 की नई शिक्षा नीति में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम इसी भावना के साथ चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास के लिए उन्हें इस खेल के प्रति प्रेरित करना है। श्री प्रधान ने कहा कि इससे देश में 2.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण के जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्रिस्बेन में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप 1 के मैच में आयरलैंड से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 3 विकेट पर 134 रन बना लिए हैं। टॉस आयरलैंड ने जीता था। कल ग्रुप 2 के मुकाबले में भारत दक्षिण अफ्रीका से 5 विकेट से हार गया था और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से पराजित किया था। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इस जोड़ी ने चीनी ताइपेई के लू चेंगियाओ और यांग पोहान की जोड़ी को लगातार सेटों में 21-13, 21-19 से हराया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में पहली बार भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एरिक्सन ने अपने ही देश में रस्मस केमके को 21-14, 21-15 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। स्पेन में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को सिंगल्स फाइनल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। खिताबी मुकाबले में शंकर को ताइवान के कुओ क्वान लिन ने पराजित किया। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ये भारत का 10वां पदक है। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। साइना नेहवाल ने 2008 में सिंगल्स खिताब जीता था। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में तेज बारिश हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचने का आग्रह किया। श्री मोदी आज गुजरात में करीब 8,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में मोरबी पुल दुर्घटना मामले की निगरानी करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए कहा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू। असम के मुख्यमंत्री ने उग्रवादी संगठन उल्फा से एक विकसित और समृद्ध असम के लिए शांति वार्ता की अपील की। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। और ब्रिस्बेन में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच मैच जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।